Good morning, students. Good morning. Let's continue chapter 8, that is human health and disease. तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर मैंने बताया था कि दो टाइप का लिम्फोसाइट होता है, एक बी और एक टी। बी प्रोवाइड करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और जिसको हम मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और टी प्रोवाइड करता है सेल रिलेटेड इम्यूनिटी। मतलब जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन इज ड्यू टी लिम्फोसाइट। और साथ में एंटीबॉडी के बारे में बताया था, 5 टाइप के एंटीबॉडीज होता है, IgA, IgB, IgA। ठीक, ये हो गया था। अभी हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया है। क्या है वो? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो आज देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब when our body infected by any microorganism, then our body itself produces some antibodies and eliminates that microorganism. It means जब हमारी बॉडी को कुछ इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो क्या करता है वो अपने आप ही उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देता है और बाहर कर देता है। तो मीन्स एक्टिवली बॉडी का रोल था यहाँ पे। इस तरह का जो इम्यूनिटी होता है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब जिस एंटीजन के अगेंस्ट में या फिर जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर पाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, ठीक है, याद रखो अच्छे से। बहुत सारे जैसे कि वायरस है, वायरस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर पाती। तो इस केस में हमारी बॉडी की बचाव के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी और टू सेव आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ वायरस, वी आर गिवन पैसिव इम्यूनिटी। हमें क्या दिया जाता है? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये पैसिव इम्यूनिटी क्या करता है? जब वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है वो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है और उसको एलिमिनेट करता है। जैसे कि एग्जांपल तुम ले सकते हो हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस बी ये एक वायरल डिजीज है और ये डिजीज होता है ड्यू टू HBsAg और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन इसको कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, याद रखना, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो है HBsAg और इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तुम्हें पता है वायरल डिजीज कभी क्योर नहीं होता, ये भी एक डेडली डिजीज है। ये डिजीज अगर हो गया तो सरवाइव करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वायरस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर सकता। बट नाउअडेज ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी की वजह से वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ है और हम इस वायरल डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराते हैं। सुना होगा तुमने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट मीन्स कोई भी बीमारी होने के बाद उसको ठीक करने से बेटर है कि वो बीमारी होने से पहले ही उसका बचाव किया जाए, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें जैसे जानते हैं देयर इज नो मेडिसिन फॉर वायरल डिजीज, मतलब कोई भी वायरल डिजीज होने के बाद हम उसको दवाई देके ठीक नहीं कर सकते, पर उस डिजीज को हम रोक सकते हैं। समझ रहे हो ना? एक बार अंदर आ गया मार नहीं सकते, पर अंदर आने अगर नहीं दे तो हम बच सकते हैं। तो इसलिए पैसिव इम्यूनाइजेशन इज डन बाय गिविंग वैक्सीन्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन लगाने का मतलब यही है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना। आया समझ में? जो इंजेक्शंस लगता है बचपन में लगता होगा, बीसीजी, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का नहीं है अभी, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इनके लिए वैक्सीन बचपन में लगा दिया जाता है। याद है तुम लोगों को छोटे छोटे जब होंगे पोलियो, क्यों? जितने भी वैक्सीन तुम्हें लगाया जा रहा है ये सब वायरल डिजीज के, कुछ बैक्टीरियल डिजीज की भी है। समझ में आ गया? जब आप डालते हैं हाँ, तो मैम एंटीबॉडी तो होती होगी ना प्रोड्यूस। सुन क्या करते हैं वायरस के अगेंस्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का एग्जांपल दिया है, वायरस के अगेंस्ट में ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट को ईस्ट जिसको हम ब्रेड या फिर वाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, ईस्ट को इनएक्टिव फॉर्म में वैक्सीन के अंदर डाला जाता है और वो इनएक्टिव ईस्ट को, डेड ईस्ट को हमारे बॉडी में छोड़ दिया जाता है। वो उसी इनएक्टिव कंडीशन में होता है, पर जब सराउंडिंग में वायरल डिजीज स्प्रेड हो रहा होता है तब ये एक्टिव हो जाता है और उस वायरस को एलिमिनेट कर देता है, आने ही नहीं देता है। जैसे बोलते हैं ना कांटे को कांटे से निकालना, वायरस को ईस्ट से मारना, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज किल्ड बाय अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ गए? तो ये क्या हो गया? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक्टिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन लिख सकते हो खुद। व्हेन आवर बॉडी, मैं लिख देती हूँ, व्हेन आवर बॉडी, आवाज नहीं किसी का, प्रोड्यूस एंटीबॉडी itself against any microorganism, against any microorganism or against any pathogen। किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म करने लगता है तो इस तरह का जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब हम दवाई नहीं लेंगे पर ठीक हो जाएंगे। मुझे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, मैंने दवाई नहीं लिया और मैं ठीक हो गई, तो ये जो इम्यूनिटी है मेरी बॉडी एक्टिवली सो गई, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जब हमारी बॉडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, व्हेन आवर बॉडी unable to produce any antibodies against some microorganisms, in that case we should have to provided vaccines from outside, and through vaccine we are actually provided the antibodies। अरे हमारी बॉडी में एबिलिटी नहीं है एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए, तो बाहर से एंटीबॉडी हमने ले लिया। हमारे पास गोला बारूद नहीं है लड़ने के लिए, हमने बाहर से खरीद लिया। समझ गए ना? तो यहाँ पे वही हो रहा है। क्या लिखोगे? When our body unable to produce, when our body unable to produce antibody against माइक्रोब्स, किसी भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, आवाज बिल्कुल नहीं, जब हमारी बॉडी किसी भी माइक्रोब्स की अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर पाता, व्हेन आवर बॉडी अनेबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एनी माइक्रोब्स, देन वी आर provided vaccines in which dead or inactive microbes are present। जिसके अंदर डेड और इनएक्टिव माइक्रोब होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या तब भी इनएक्टिव रहते हैं। जब वो डिजीज स्प्रेड हो रहा होता है, हाँ, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना वैक्सीन ढूंढ रहे, कोरोना वैक्सीन ढूंढ रहे मतलब एक ऐसा एंटीबॉडी ढूंढ रहे जो उस वायरस को टक्कर दे सके, उसको बॉडी के अंदर एंट्री होने ही ना दे। समझ रहे हो मेरी बात?
क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर पा रही। जिस दिन हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म करने लग जाएगा तो वो वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी खुद उसको एलिमिनेट करेगा। हमें पैसिवली इम्यूनाइजेशन बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? ठीक है, ये स्लो है, याद रखो। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिवली जो हमारी बॉडी किसी डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करता है, वो बहुत स्लो है, टाइम टेकिंग है। और ये क्विक है, तो लिख सकते हो इट इज स्लो, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये एक स्लो प्रोसेस है। खुद को बनाना है तो टाइम लगेगा ही, और रेडीमेड ले आओगे तो टाइम थोड़ी लगेगा। खाना बनाने के लिए बोलूंगी तुम्हें, मुझे ये बना के दो, तुम पहले प्रोसेसिंग करोगे, उसको मसाला जुगाड़ करोगे, बनाओगे, टाइम लग जाएगा। अब होटल से मंगा लो, खा लो। तो वही होता है, एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी जब फॉर्म करता है तो वो धीरे धीरे, पर जो पैसिव इम्यूनिटी है ये क्विकली एक्शन करता है। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे? इट वर्क्स क्विकली। ये वर्क क्विकली करता है, इट वर्क्स क्विकली। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट पूछना है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखो, वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर देने का मतलब क्या? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना, और वैक्सीन के थ्रू हम एंटीबॉडी की बॉडी के अंदर भेजते हैं, चाहे वो वायरल डिजीज के अगेंस्ट में हो या फिर कुछ डेडली बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में हो। और वैक्सीनेशन के दौरान आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन आइदर इनएक्टिव माइक्रोब्स और डेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर बॉडी। एक एग्जांपल और दे रही, कुछ वैक्सीन्स ऐसे होते हैं, जैसे बोला था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी का ठीक होने से बेटर है कि मतलब होने के बाद ठीक करने से बेटर है कि उसको होने से रोकना। पर कुछ डिजीज ऐसे होता है कि जो वैक्सीन को पहले देना होता है उस डिजीज में और कुछ को बाद में। जैसे कि पोलियो का हम पहले से बचपन में ले लिया, हेपेटाइटिस का बचपन में पहले से ले लिया। अब टेटनस डिजीज के बारे में सुना होगा तुमने? टेटनस सुना है? उसमें लगने के बाद ही जाके हम इंजेक्शन लेते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। क्यों? ताकि बाद में वो एक तो ये बैक्टीरियल डिजीज है टेटनस, और ये तुरंत इसका जो माइक्रोब जाएगा बॉडी के अंदर, ये तुरंत इफेक्टिव नहीं होगा। अगर मैं पहले से लगा दिया टेटनस, ये 6 महीने या साल भर तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म, इसकी एंटीबॉडी खत्म। तो इसलिए जब हमें कोई कोरोडेड मेटल्स से चोट लगता है, जैसे कि जंग लगा हुआ, कील हो गया, या ब्लेड हो गया, या नाइफ हो गया, ऐसे अलग अलग चीज़ों से अगर हमें चोट लगती है तो तुरंत बोला जाता है 24 आवर के अंदर जाके एंटी टेटनस लगाओ। तो उससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर गया था उसको हम वहीं पे रोक देते हैं। एक एंटी स्नेक वेनम, स्नेक बाइट में जो इंजेक्शन दिया जाता है, जब सांप काटता है, स्नेक बाइट के अगेंस्ट में क्या दिया जाता है? एंटी स्नेक वेनम। वेनम मतलब जहर। पहले से कभी तुम्हारे अंदर इंजेक्शन लगाया गया सांप नहीं काटने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि सांप काटने के बाद कितना जहर डाला है, और कौन सी जहर है तुम्हारी बॉडी के अंदर? 2 टाइप का जहर होता है ना, एक न्यूरोटॉक्सिक, एक हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक जो वेनम है ये ब्लड में स्प्रेड होता है, और न्यूरोटॉक्सिक न्यूरल सिस्टम को डैमेज करता है, जैसे कि पैरालाइज्ड हो जाना। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जिनकी काटने से बॉडी रातों रात 12 घंटा 14 घंटा के अंदर पैरालाइज्ड हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरल सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है इसको अफेक्ट करता है। और कुछ सांप होते हैं जो काटते ही सीधा इनकी जो वेनम है वो ब्लड में जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी को पॉइजन कर देता है। तो ऐसे स्नेक बाइट के अगेंस्ट में भी सांप काटने के बाद ही वैक्सीनेशन कराया जाता है। मेरी बात समझ में आया? जो सांप ने हमें काटा है उसका कितना जहर हमारी बॉडी के अंदर गया है,
उस जहर के अकॉर्डिंग हमें उसका एंटीवेनम देना। सांप की जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंजेक्शन भी दिया जाता है ना, उसमें भी सांप का ही जहर यूज किया जाता है। समझ में आ गया? आया समझ में? तो स्नेक बाइट में और टेटनस में जो वैक्सीन दिया जाता है वो होने के बाद, बट वायरल डिजीज जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है, इनके अगेंस्ट में वैक्सीन कब दिया जाता है? बिफोर द डिजीज अकर, बीमारी होने से पहले, रोग होने से पहले दिया जाता है और कुछ में होने के बाद दिया जाता है। समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है? तो कौन क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कौन कौन सी डिजीज के होने के बाद वैक्सीनेशन कराया जाता है? टेटनस और स्नेक बाइट टेटनस। टेटनस। कौन कौन सी डिजीज होने से पहले वैक्सीनेशन कराया जाता है? टीबी और पोलियो। वैक्सीनेशन कैसे इम्यूनाइजेशन बढ़ाता है, कैसे वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाता है? क्योंकि वैक्सीन के थ्रू हम एंटीबॉडी बॉडी के अंदर भेजते हैं। और एक चीज है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी, पैसिव इम्यूनिटी, इसके अंदर IgA के बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था। IgA प्रेजेंट होता है अर्ली लैक्टेशन के दौरान मदर्स मिल्क में, और ये जो मदर्स मिल्क में येलोइश कलर का फ्लूइड होता है इनिशियल मिल्क लैक्टेशन के दौरान, दैट कंटेन्स कोलोस्ट्रॉम, और ये कोलोस्ट्रॉम में होता है एंटीबॉडी IgA एंड दिस प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट। तो IgA अगर पूछेगा ये किस तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? पैसिव इम्यूनिटी। सो इट प्रोवाइड्स, जय ध्यान से देख ले बेटा, समझ गया? इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, ठीक, पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट और न्यूबॉर्न चाइल्ड, और न्यूबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, किसको? जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो जब वो मदर मिल्क के ऊपर फीड करता है, मदर मिल्क में प्रेजेंट कोलोस्ट्रॉम कंटेन्स द एंटीबॉडी IgA एंड दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, मतलब पैसिवली ये एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है उस इन्फेंट को, ताकि वो क्या कर सके? फाइट कर सके अगेंस्ट, बीमार ना हो। आ गया सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जी। इसको लिखना है, लिखो। हाँ लिख रहा हूँ, फटाफट लिखो इसको। क्या? ये सही हो गया? नहीं, वो उल्टा हमारे एंटीबॉडी को खत्म कर रहा है। एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया ना, ऐसे मानना है कि शुरू कर दिया होगा, बट कोई प्रूफ नहीं मिला है, पर ये प्रूफ मिला है कि एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में था वो खत्म कर दिया है। अभी फिर से हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा। कितने दिन में बताते हैं? 3 months। बेटा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, नहीं पढ़ पाओ तो पूछो। तू नहीं लिख रहा है? लिख लिया। तो मैं पढ़ाने के टाइम समझ रहा था या लिख रहा था? 50 बार बोला है जब मैं पढ़ाऊँ तो ध्यान ब्लैक बोर्ड पे हो, बाद में टाइम दूंगी 5 मिनट लिख लेना, ठीक है? बुक में क्यों लिखा जा रहा है? बुक में सही है, इसमें तो पता नहीं कहाँ जाएगी बुक। मूव दिस वर्ड्स नहीं, एलर्जी पढ़ानी है ना। बेटा अब नहीं रुक जाओ एक मिनट, लिखो लिखो लिखो, ये स्नेक बाइट वाला लिख नहीं रहा है।
ये सब रेगुलर आया कर बेटा। मैम अब तो आओ गई। हाँ रेगुलर आओगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। कल से हम दोनों बैच एक साथ आएंगे। हाँ जी तुम एक बैच तो बैठ। वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ तेरे भी आओ। मैम टाइम कितनी जाएगा? एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, फालतू बकवास नहीं। टाइम अरे हो गया। हम्म। अब सुनो एलर्जी, आवाज में एलर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी का मतलब ये एक तरह का रिएक्शन होता है जो हमारी बॉडी शो करता है when our body doesn't like any substance or anything, तो उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम बोर हो जाओगे, रिएक्शन दिखाओगे, कोई इधर देख रहा होगा, कोई उधर देख रहा होगा, ये एक तरह का रिएक्शन है। तो एलर्जी में क्या होता है? जो डस्ट होता है, डैंडर्स होता है, माइट्स होता है, ठीक है, पोलेंग्रेन होता है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होती है जो हमें एलर्जी कॉज करता है और उनको कहा जाता है एलर्जेंस। द सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच वी सफर फ्रॉम एलर्जी आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। जिनकी वजह से हमें एलर्जी होती है उनको एलर्जेन बोलते हैं। एलर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? द अनवांटेड or the unpleasant substance when that enters into our body. Our body doesn't like that substance and try to eliminate that substance from our body. So this type of reaction is called as allergy. इसका मतलब है हमारी बॉडी को कुछ सब्सटेंस अच्छा नहीं लगता और जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शंस दिखाता है। इस रिएक्शन को एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जो रिएक्शन दिखाया वो किसकी वजह से दिखाया? दैट इज ड्यू टू द एंटीबॉडी IgE। याद रखो, एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करना ये बहुत खतरनाक बात है। दिस इज अ डेंजर साइन। एलर्जिक रिएक्शन शो होना चाहिए। सपोज तुम धूप में निकल रहे हो, तुम्हें रेड रैशेस हो रहे हैं बॉडी में। रेड रैशेस होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी स्किन खराब हो गया। इसका मतलब धूप में जरूर ऐसा कुछ फैक्टर है, सनलाइट में जरूर ऐसा कुछ फैक्टर है जिसको तुम्हारी बॉडी पसंद नहीं कर रहा है। तुम्हारी बॉडी की जो सेल्स है वो उसको पसंद नहीं कर रहे। समझ में आ गया? तो वैसे ही अब स्टार्ट करते हैं एलर्जी के बारे में। बेटा देखो पहले तो एलर्जी क्या है? एलर्जी बता दिया मैंने, खुद लिख सकते हो एलर्जी क्या है, एलर्जिक रिएक्शन क्या है, और एलर्जी के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज IgE। उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? IgE। ठीक है, और ये जो IgE है जब इसका सिक्रेशन तुम्हारी बॉडी में नहीं होगा तो तुम एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करोगे और अंदर तुम्हारी बॉडी बीमार हो जाएगी। जैसे कि कोई बैंगन खाने से इचिंग होती है, सूट नहीं करता है, पालक खाने से दाने दाने निकल आते हैं, तो ये क्या है? एलर्जी। सपोज दाने नहीं निकले पर वो तेरी बॉडी के अंदर के पार्ट को डैमेज कर रहे हैं तो तुझे थोड़ी पता चलेगा। दाने निकलेंगे तभी तो तू उसका इलाज करेगा। तो एलर्जिक रिएक्शन शो करना, जैसे कि हम जा रहे हैं, तुम घर में रहते हो नॉर्मल, जैसे तुम बाहर गए तुम्हें छींक आया, स्नीजिंग, कफ आया, तो ये क्या है? स्नीजिंग और कफिंग भी एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। कोई फ्लावर को जब सूंघ देते हैं तब भी स्नीजिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो पोलेंग्रेन है वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। समझ गया ना? तो इनको कहा जाता है एलर्जेंस। एक हो गया एलर्जी, दूसरा हो गया एलर्जेंस। एलर्जेंस मींस दोज व्हिच कॉज एलर्जी। ठीक है, और ये कब होता है? जब हमारी बॉडी से
याद रखना द केमिकल एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स। ये एलर्जी जो होती है ये क्यों होती है? ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होके एलर्जी शो करते हैं। ठीक है ललित, आ रहा है समझ में? एलर्जेन क्या है? एलर्जी क्या है? हमारी बॉडी को जब कोई चीज अच्छा नहीं लगता तो वो एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। और एलर्जेंस मैंने बता दिया जिनकी वजह से एलर्जी होती है। एलर्जेन के अंदर हम किस किस को कंसीडर करेंगे? एनिमल डैंडर्स। एनिमल डैंडर्स पता है क्या है? जैसे कि ये मेरी स्किन है, अब मैं इसको ऐसे पूरे दूंगी, पाउडर उड़ेगा ना, पाउडर जैसे उड़ेगा ड्राई स्किन से, दैट इज एनिमल डैंडर। एनिमल का स्किन छूटने लगता है, वो उड़ता है, वो भी एक तरह का एलर्जी। ठीक है। पोलन ग्रेन जैसे कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास सुना है तुमने? ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुआ था वीट के साथ और ये सबसे ज्यादा पोलन एलर्जी कॉज करता है। ताकि ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास कॉजेस मैक्सिमम पोलन एलर्जी, मैक्सिमम पोलन एलर्जी। आ गया समझ में? कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है? IgG। एलर्जेन में कौन कौन आ गया? एनिमल डैंडर, पोलन ग्रेन, स्मोक, डस्ट, ये सब। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एलर्जेंस। और ये क्यों एलर्जिक रिएक्शन शो होता है? ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ केमिकल दैट इज हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है वो एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी सेरोटोनिन। एंटी हिस्टामाइन हाँ एंड एंटी सेरोटोनिन। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। Yes. In our next class we will continue this. Okay, okay.